हाँ जी, नमस्कार। सिट डाउन। चलिए साहब, और बताइए। दोबारा क्लास आ गई, बहुत दुखी हो। कल भी क्लास थी मेरी और आज फिर आ गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, झेलो अब आज एक बार और। आज कोई सर नहीं है शायद जो उनकी जगह लग गई। फटाफट आओ, अब अपन शुरू करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव। तीसरा टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस, उस पे आओ। स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा दिया गया। क्या स्पर्मेटोजेनेसिस में डिफरेंशिएशन होता है? स्पर्मियोजेनेसिस इज डिफरेंशिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस में कौन सा डिवीजन है? माइटोसिस की मियोसिस? नो डिवीजन, ओनली लुक चेंज, ओनली डिफरेंशिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद सर्टोली सेल में एम्बेडेड। आपके बैच में नहीं पढ़ाई थी बात? फिर स्पर्मियोजेनेसिस पहले होगा कि स्पर्मिएशन? अरे यार, सीक्वेंस भी पढ़ा होगा मैंने तो नहीं पढ़ा। पहले स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, फिर स्पर्मियोजेनेसिस, फिर स्पर्मिएशन, सेमिनेशन, इजैकुलेशन, इंसेमिनेशन। ये था हमारा सीक्वेंस। अब बताओ कहां तक लिखा दिया? कुछ नहीं लिखा। हाँ, लिखवा देता हूं। प्रोड्यूस वन स्पर्म। स्टार लगा के लिखो, स्टार लगा के लिखो। वो जो आप कह रहे हो सीक्वेंस लिखा देता हूं। चलो स्टार्ट। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, एरो लगा। स्पर्मियोजेनेसिस, एरो लगा। स्पर्मिएशन, एरो लगा। सेमिनेशन, नेक्स्ट इवेंट इजैकुलेशन, नेक्स्ट इवेंट इंसेमिनेशन। डन, गुड। ये इवेंट हुआ। अगला स्टार। स्पर्मेटोजेनेसिस इज रेगुलेटेड बाय। अगला स्टार मेरे बेटा। स्पर्मेटोजेनेसिस इज रेगुलेटेड बाय, रेगुलेटेड बाय एंड्रोजन प्लस एफएसएच। एंड्रोजन और एफएसएच इस दोनों करते हैं इस काम को। एंड्रोजन प्लस एफएसएच, डन। यहां तक का रेडी। तो एक एक लाइन पढ़ा दी साहब। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी स्टेज पे स्टार्ट। स्पर्मेटोजेनेसिस ओल्ड एज तक चलेगा। स्पर्मेटोजेनेसिस में डिवीजन के बाद डिफरेंशिएशन भी होता है। सारी लाइनें याद? श्योर। और हाइपोथैलेमस में एक बार रीडिंग कर मेरी कॉपी से। स्पर्मेटोजेन गैमेटोजेनेसिस से पढ़। कॉपी से पढ़ फटाफट गैमेटोजेनेसिस से।
क्या हुआ साहब, कॉपी से ईमानदारी से पढ़ रहे हो ना? बस अब आओ, पढ़ लिया हो तो हो गया। अब एनसीईआरटी निकाल। निकाल ली एनसीईआरटी। अब उसमें गैमेटोजेनेसिस एक टॉपिक दिया हुआ है, आया तो 3-1 पेज 3-1 और पुरानी में 47 मिला। अब उसमें गैमेटोजेनेसिस पूरा पेज पढ़ना ईमानदारी से, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। पूरा पेज पूरा गैमेटोजेनेसिस वाला 3-1 और 47 में से कोई एक। बेटा स्पर्मेटेड हैप्लॉइड है, क्या कर रहा है? और हैप्लॉइड 23 रखेगा। बेटा नहीं पढ़ा क्या? एक बार एनसीईआरटी का पढ़ के तो देख पूरा वो पेज। बहुत वेटेज है गैमेटोजेनेसिस से, इतने साल हो गए, 20 साल हो गए, लगातार क्वेश्चन है, एक साल नहीं छोड़ा। स्पर्म और oogenesis मिला के अभी आने वाला oogenesis सबसे टॉप
पर स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा पेज तो पढ़, बार बार आता, तूने खुद भी पेपर देख, पीवाईक्यू, स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस, बड़ा कंफ्यूजन रहती है इनमें। एक बार रीडिंग कर पूरा पेज, हो गया ईमानदारी से, और लग नहीं रहा तेरे को सब आ गया, पूरा कवर है, डन, जोरदार, ये रेडी है मामला। श्योर। इससे नीचे वाला जो पैराग्राफ है हमने फ्लो चार्ट में लिखा था, FSH, LH, याद आ रहा है? एक बार तो एक बार एनसीईआरटी का गैमेटोजेनेसिस और पढ़ मेरे सामने, यही रेडी होना चाहिए ये पेज पूरा, और जितनी बार पढ़ेंगे उतना बढ़िया। हाँ बेटा, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, स्पर्मेटोजुआ है वो, स्पर्म को बोलते हैं स्पर्मेटोजुआ, स्पर्मेटिड उससे पहले वाला स्टेज। सार्टोली सेल में जो गया वो स्पर्म है। Spermatid transfer into spermatozoa is called spermiogenesis। अरे ये तो कितना बताया, कल ही तो लिखा है कॉपी में तो। अरे स्पर्म का नाम मेरे, सिंगुलर वर्ड ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजुआ, और बहुत सारे होते हैं तो स्पर्म, स्पर्म को कहते हैं स्पर्मेटोजुआ। तू तो ये बोल ले आज। कहां गलत है? सही है? नहीं सही है, मैंने तो कहा इसमें थोड़ा सा वो है, उसने डायग्राम में बोला, बाकी स्पर्म ही एम्बेडेड होगा सर्टोली सेल में। हाँ वही तो मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा इसके अंदर गलत, स्पर्मेटेड दिया हुआ इसमें। पर अब एक बात बता, थ्योरी पढ़, थ्योरी में लिख रहा है आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म एम्बेडेड, पढ़, मिल रहा है? तो इसका मतलब स्पर्मेटेड थोड़ी गया। अरे रिलीज को सेमिनिफेरस ट्यूबिल से स्पर्म निकला, उसे स्पर्मिएशन। लार्जेस्ट फेज स्पर्मेटोजेनेसिस की मैच्योरेशन। और बोलो भाई, बस फिनिश करें। इमैच्योर, हाँ इमैच्योर, मैच्योरेशन तो जनरली आप एपिडिडामिस में करो, इमैच्योर भी बोल सकते हो स्पर्मेटिड के लिए भी, पर वैसे इमैच्योर स्पर्म जो बोला है इसका मतलब है कि हाईली मोटाइल नहीं है, वो होगा एपिडिडामिस में, फ्रेश बना हुआ इमैच्योर होता है। चलिए बस, बहुत बंद करो अब स्पर्म की स्ट्रक्चर, ये पेज पूरा एक बार में पढ़ा दिया, मेरे हिसाब से डन है। आजा शुरू करें, अब आजा नेक्स्ट टॉपिक करें, स्टार्ट। अब मैं सुन रहा हूं, स्टार्ट। स्पर्म की स्ट्रक्चर, सबका ध्यान चाहिए इधर, कोई डायग्राम नहीं, कोई कुछ नहीं, पहले याद, बिल्कुल अलग थीम पे पढ़ना है, वही स्टार्ट, सब जनरली। मैं आपको कह रहा हूं, मैं चाहता हूं जूलॉजी में आप घर पे कुछ नहीं पढ़ोगे, कल आप मॉड्यूल लेकर आओगे यहाँ, और मॉड्यूल के अपन 1.1 1.2 एक्सरसाइज मेरे सामने करेंगे यहाँ। मैं डीपीपी भी दूंगा आपको, पर डीपीपी ऐसे नहीं मिलेगी बाहर निकल रहे हो तो पकड़ा दी, जिसको आप आराम से फाड़ दो या कचौरी खाओ, सामने करवाऊंगा यहाँ डीपीपी सामने मेरे, स्टॉप वॉच लगा के। अभी डीपीपी मिलेगी, रिप्रोडक्शन की चैप्टर हो जाए यहाँ तक थोड़ा बहुत, इसलिए हर चीज यही, जूलॉजी में घर में कुछ नहीं, एनसीईआरटी मेरे साथ पढ़ो। मैं कुछ नहीं, घर पे जूलॉजी इसको पढ़ के आना ही नहीं है, बहुत अलग। सब टीचर कहते हैं कल सुनूंगा पढ़ के आना, मैं बोल रहा हूं पढ़ के मत आना, मारूंगा। एक अकेला अलग फॉर्म में, क्योंकि मैं नोट्स पे डिपेंडेंसी नहीं बढ़ाना चाहता,
मैं कहता हूं आदमी लिखे नहीं, और उसके लिए जब होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हमेशा नोट्स रटने या थ्योरी लिखने से नहीं, थ्योरी याद करने और क्वेश्चन प्रैक्टिस से क्रैक होते हैं। बोर्ड होती है हमेशा थ्योरी लिखने से, सुंदर डायग्राम से, 10th और 12th के पेपर में, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम थ्योरी याद करने से होते हैं। ये उससे काम नहीं चलेगा बोर्ड की तरह, सैटरडे को बहुत अच्छा पढ़ा, संडे को पेपर दिया, मंडे को साफ, अब दोबारा रिवीजन कराओ सर, नहीं। एक बार में पढ़ो ऐसा। मैं पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव, आज मेल रिप्रोडक्टिव पूछूं, 20 दिन हो गए पढ़ाए हुए, आज पूछ लूं अभी याद है। मैं पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा, अगला पढ़ा रहा हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूछूंगा, वादा आप गलत कर दो, एक लाइन नहीं होगी, और जबकि पढ़ने के लिए मना किया घर पे। ये यहां से सेट होगा, ये कॉपी चली जाए तो भी थ्योरी याद, ना कि लिखने पे डिपेंड। इसलिए मैं बनाने नहीं दे, पहले कहता हूं याद, कॉपी नहीं मिक्स, कुछ कोई फर्क नहीं है। 1-2 चैप्टर बाद में कॉपी के पेज फाड़ दूंगा तो भी आपको याद रहेगा। सो स्टार्ट, नहीं सो स्टार्ट, शुरू करें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसी तरीके से, तो एक्टिव होकर थोड़ा सा और बढ़िया याद। रेगुलर क्लास आ गई तो थोड़ा सा अजीब सा तो लग रहा है, कल भी आ गई थी, आज भी आ गई, तो एनर्जी में कमी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक्टिव होके। यस स्टार्ट। बाजू में कौन है, चल बाहर रेस्ट कर अगर दिक्कत है तो यहाँ सामने तो बिल्कुल देखना है। स्टार्ट, शुरू करें। और एक बार में क्लास में सारे वर्ड क्लियर। आज स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस, सेमिनेशन, सबका मीनिंग आता है। सो स्टार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, सुनो, स्पर्म में सेल कितनी है? ये एक सेल है ये। यस सर, सिंगल सेल, हैप्लॉइड, 23 क्रोमोसोम, हैप्लॉइड 23 क्रोमोसोम। अच्छा, ये इसमें क्रोमोसोम एक्स है कि वाई है? ओनली एक्स है, ओनली वाई है, कोई भी हो सकता है। बिल्कुल शानदार। आज के बाद स्पर्म या तो ये होता है या ये होता है, ओवा ओनली ये होता है, आया ना? जानकारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हैप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं और वही स्टार्ट। इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है स्पर्म, ऐसा दिखाई देता है। स्पर्म के स्ट्रक्चर पे टॉपिक पे स्टार्ट। स्पर्म के स्ट्रक्चर का पहला पार्ट ये होता है और इसे हेड के नाम से बुलाया जाता है। डन। स्पर्म के स्ट्रक्चर का पहला पार्ट ये होता है और इसे हेड के नाम से बुलाया जाता है। ये लीजिए हेड, ये इस हेड के अंदर यस स्टूडेंट ऐसे इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है जिसमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम है और उसके ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम होती है। बोल्डन, कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम होती है। ये लीजिए एक्रोसोम आपके सामने। एक्रोसोम में गजब गोल्जी बॉडी, एक्रोसोम गोल्जी बॉडी से बनता है। एक्रोसोम स्पर्मियोजेनेसिस जो होता है उसके समय बनता है। जब स्पर्मेटिड से स्पर्म बन रहा होता है तो स्पर्मेटिड का गोल्जी बॉडी स्पर्म का एक्रोसोम बन जाता है। ये न्यूक्लियस के ऊपर कैप लाइक होता है। एक्रोसोम में लबालब एंजाइम भरे हुए हैं, वो सारे एंजाइम मिलाकर स्पर्म लाइसेंस कहलाते हैं। क्या रोल है उनका? आइए आपके बैच में। ये अंडा होता है, हर एनिमल के एग के ऊपर ऐसे एग मेम्ब्रेन होती है। ये लीजिए एग मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन। यहां स्पर्म पहुंचता है, ये पहुंचा स्पर्म। अब इस एग मेम्ब्रेन को हटाना पड़ेगा, नहीं तो अंदर नहीं जा सकता। उसके लिए रखा उसने एक्रोसोम। एक्रोसोम में एंजाइम भरे हुए हैं जो एग मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करते हैं। बोल्डन, ये इसका सिग्निफिकेंट रोल। अगर किसी स्पर्म में एक्रोसोम आर रिमूव्ड देन व्हाट विल बी हैपन? नो मोटिलिटी, नो मूवमेंट, स्पर्म डाई इमीडिएटली। नो सर, डबल स्टार इसमें इंपॉर्टेंट आएगा। फर्टिलाइजेशन एब्सेंट। स्पर्म एग के पास पहुंच जाएगा पर उसको फर्टाइल नहीं कर पाएगा क्योंकि एग मेम्ब्रेन डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ूंगा एक बार और। हेड इज इक्वल टू न्यूक्लियस प्लस एक्रोसोम। एक्रोसोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्जी बॉडी ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस, कंटेन एंजाइम, डिसॉल्व एग मेम्ब्रेन, हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। अगला आ जा न्यूक्लियस, इसमें इलोंगेटेड क्रोमोसोम है। अब आता है नेक्स्ट पोर्शन और नेक्स्ट पोर्शन को नेक के नाम से बुलाया जाता है। ये रहा नेक स्टूडेंट, वाह भाई वाह, इसे नेक बोला जाएगा। नेक में 2 सेंट्रियोल, आपका सपोर्ट अभी भी चाहिए। नेक में 2 सेंट्रियोल होते हैं। ये रहा एक सेंट्रियोल जिसे प्रॉक्सिमल, ये रहा एक सेंट्रियोल जिसे डिस्टल।
प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ये रहा मेरे बेटा, इसका यहाँ कोई रोल नहीं होता है, इसका रोल होता है बाद में, फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बन जाता है, उस जाइगोट में सेल डिवीजन स्टार्ट करने के लिए ऐसे करके बनाने पड़ते हैं। समझ में आ रहा है? सेल डिवीजन, पहला सेल डिवीजन स्टार्ट करने के लिए स्पिंडल फाइबर्स चाहिए, उसके लिए सेंट्रियोल की जरूरत होती है, और वो ये काम आएगा। एक नॉलेज दूं आपके बैच में, एग में सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं बट सेंट्रियोल नहीं होता। एग के पास सारे सेल ऑर्गेनल है बट सेंट्रियोल नहीं है। तो एग ने कह दिया स्पर्म तू लिया ना भैया अपना सेंट्रियोल, तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का रोल यहां कुछ नहीं है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में पहला सेल डिवीजन स्टार्ट करने में है। डन। अगला आ जाए, नॉलेज का पॉइंट हुआ कंप्लीट। अब अगला दूसरा डिस्टल सेंट्रियोल, इससे लंबे लंबे फाइबर निकलते हैं, छड़े निकलती है, ये रही छड़े, छड़ों का नाम एक्सिल फिलामेंट रखा जाएगा। एग्री? छड़ों का नाम एक्सिल फिलामेंट, जो स्ट्रेंथ देते हैं स्पर्म को। ये आ गया स्पर्म का। आज के बाद अगला पार्ट, आपने कहा बताओ नाम, मैंने कहा मिडिल पीस। स्पर्म का नेक्स्ट पार्ट मिडिल पीस, ये लीजिए। और अब स्टार्ट। मिडिल पीस के अंदर लंबी लंबी छड़ें हैं जिन्हें एक्सिल फिलामेंट कहा जाता है। मिडिल पीस में एक्सिल फिलामेंट होते हैं और उन एक्सिल फिलामेंट के चारों तरफ लिपट रहे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, स्पाइरल लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। दिस स्पाइरल लेयर इज कॉल्ड नाबन शीट। आप सुन तो रहे हैं? This spiral layer is called Nebenkan sheet. Spiral layer of mitochondria arrange and middle piece में spiral layer of mitochondria है जो एनर्जी के लिए, जो मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। So middle piece is the powerhouse of sperm. मिडिल पीस इज इक्वल टू एक्सिल फिलामेंट प्लस माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया मूवमेंट के लिए एनर्जी देगा, इसलिए मिडिल पीस में सारी एनर्जी भरी हुई है। माइटोकॉन्ड्रिया सिंपल ना रहकर स्पाइरल लेयर में अरेंज होता है। स्पाइरल लेयर इज कॉल्ड नाबन शीट। डन। सुनो, स्पर्म का सारा साइटोप्लाज्मिक पतली लेयर में आ जाता है क्योंकि वजन हल्का करना है, तैरना है इसको। पतली लेयर ये रही, ये पतली लेयर, एंड दिस थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड, यस स्टूडेंट, मैनचेट। इसे मैनचेट के नाम से बुलाया जाता है। वाह भाई वाह। थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड मैनचेट। हमारे पास एक टॉपिक हुआ क्लियर। आगे बढ़ना चाहूंगा। ये मिडिल पीस, अब आगे जाऊंगा। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट कॉल्ड टैल। दिस इज कॉल्ड टैल स्टूडेंट। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्पर्म टैल है। इसकी टैल फ्लैजिला की बनती है। समझ में आ रहा है? टैल इज फॉर मूवमेंट स्टूडेंट। इसकी टैल फ्लैजिला की बनती है। डबल स्टार लगाना। पूरी बॉडी में है सीलिया, कहीं नहीं होता फ्लैजिला, सिर्फ एक जगह है फ्लैजिला। स्पर्म की टैल में फ्लैजिला फॉर मूवमेंट। फीमेल की बॉडी में कहीं नहीं है फ्लैजिला। मेल में सिर्फ सीमेन के स्पर्म में है फ्लैजिला, बाकी कहीं नहीं मिलता फ्लैजिला बॉडी में। तो आज के बाद टैल और टैल फ्लैजिला की बनी। टैल मूवमेंट करेगी, टैल लॉन्गेस्ट पार्ट। दिस इज द स्पर्म। 4 पार्ट। डन। एक बार और, मुझे लग रहा समझ में आ रहा है। हेड इज इक्वल टू न्यूक्लियस प्लस एक्रोसोम। मिडिल पीस इज इक्वल टू एक्सिल फिलामेंट प्लस माइटोकॉन्ड्रिया। मिडिल पीस इज इक्वल टू एक्सिल फिलामेंट प्लस माइटोकॉन्ड्रिया। सही तो बोल रहा हूं? डन। टैल इज इक्वल टू लॉन्गेस्ट पार्ट। किसी पे भी फिंगर रख दो, नाम और काम याद आना चाहिए। नाम एक्रोसोम, हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन, dissolve egg membrane, nucleus, contain haploid chromosome, proximal centriole, start first cell division in zygote, distal centriole, produce axial filament. अगला, this is axial filament, provide strength. अगला, Naban sheet, spiral layer of mitochondria, provide energy. Done? ये स्ट्रक्चर बनाइए, सब लिखिए फटाफट। पहला इसको बना लो फटाफट।
साइटोप्लाज्म की लेयर, स्पर्म में साइटोप्लाज्म एक पतली लेयर में रह जाता है, वजन हल्का करने के चक्कर में तैरना है तो साइटोप्लाज्म सारा रिलीज कर देता है बाहर, एक पतली लेयर रहती, बस उस पतली लेयर का नाम है मैनचेट। नेबनकन शीट माइटोकॉन्ड्रिया की लेयर का नाम है। ऐसे वर्ड यूज होंगे यार। बताओ, स्टार्ट करते हैं। साइटोप्लाज्म टेल में होगा तो थोड़ा करें चालू। एनसीईआरटी ने एक ही कर रखा है। वैसा तो मेल जर्म सेल जब डिवाइड होती है तब स्पर्मेटोगोनिया बनती है, तो अपन एक ही लेंगे अभी तो। सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल दो है। रिंग सेंट्रियोल होता है, वो रिंग सेंट्रियोल टेल की स्टार्टिंग पे होता है, वो नीचे माइटोकॉन्ड्रिया को जाने से रोक देता है। फंक्शन अननोन है उसका वैसे, पर फिर भी बिल्कुल सही कह रहे हो, होता है यहाँ रिंग सेंट्रियोल। एक और लो, आओ स्टार्ट करें, थ्योरी चालू करो। पहला स्टार लिखो, हेड या एक काम करो, मत लिखो हेड, लिख लिया, काट दो, लिख दिया तो एक दो लाइन लिखते हैं शुरू में। लिखो, स्पर्म इज अ सिंगल हैप्लॉइड सेल। स्पर्म इज अ सिंगल हैप्लॉइड सेल। सिंगल हैप्लॉइड सेल लिखा। अब अगली लाइन में फिर लिखो स्पर्म। अब सामने लिखो 4, सामने से 4 एरो। पहले पे लिखो हेड, दूसरे पे नेक, तीसरे पे मिडिल पीस और अगले पे टेल। स्पर्म लिख के 4 एरो लगाओ, सामने लगा लिए। लगा लिए, चलो अब हेड पे लिखो इजिकल टू करके, हेड के सामने इजिकल टू करके लिखो एक्रोसोम प्लस न्यूक्लियस। हेड के सामने लिखो इजिकल टू करके एक्रोसोम प्लस न्यूक्लियस, लिख लिया। नेक में इजिकल टू करके लिखो प्रॉक्सिमल प्लस डिस्टल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल प्लस डिस्टल सेंट्रियोल। नेक में लिखो, नहीं लिखा? लिख लो, लिख लो, आराम से लिख लो। और बताओ, हो गया? चलो अगला, बढ़ू आगे या रहने दूं? दोबारा अगला स्टार्ट। अब आओ मिडिल पीस पे। मिडिल पीस में लिखो, क्या लिखोगे? एक्सियल फिलामेंट प्लस माइटोकॉन्ड्रिया। चुपचाप भी लिखो, मेरे को लिखाना है, तुम्हें नहीं। स्टार्ट। मिडिल पीस इज इक्वल टू करके लिखो एक्सियल फिलामेंट प्लस माइटोकॉन्ड्रिया। बोलो रेडी हो तो? गुड, बस अब छोड़ दो ये मामला। अब आओ स्टार अगला। तो स्पर्म के 4 पार्ट और हर पार्ट में क्या आता वो लिखा है, ये थ्योरी के बजाय ऐसे। अब आओ अगले पे, एक लाइन छोड़ो, लिखो एक्रोसोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्जी बॉडी। अब स्पेशल पॉइंट चलेंगे पूरे। एक्रोसोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्जी बॉडी। ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस, ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस हो गया। एक और स्टार। एक्रोसोम is cap like structure. Acrosome is cap like structure. चलो, it contain enzymes,
कंटेन एंजाइम्स ब्रैकेट में लिखा, स्पर्म लाइसिस एंजाइम्स का नाम, इट कंटेन एंजाइम्स कॉल्ड, या ब्रैकेट में जो भी चाहो, स्पर्म लाइसिस ब्रैकेट क्लोज। अगला आ जाओ, एक्रोसोम डिसॉल्व एग मेम्ब्रेन, dissolve egg membrane and help in fertilization, dissolve egg membrane and help in fertilization, help in fertilization। बोलो वाह। अगला नेक्स्ट, सब रेडी हैं? चलो नेक्स्ट पे चलो, शिफ्ट हो। अब लिखो, न्यूक्लियस इज इलोंगेटेड, न्यूक्लियस इज इलोंगेटेड, कॉमा कंटेन हैप्लॉइड क्रोमोसोम, कंटेन हैप्लॉइड क्रोमोसोम, हैप्लॉइड क्रोमोसोम। चलो अगला, डन हुआ ये भी। नेक्स्ट पे आ जाओ, लिखो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल स्टार्ट फर्स्ट, स्टार्ट फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट सेल डिवीजन या फर्स्ट डिवीजन इन जाइगोट। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल स्टार्ट फर्स्ट डिवीजन इन जाइगोट। अगला, अगला स्टार डिस्टल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल प्रोड्यूस, डिस्टल सेंट्रियोल प्रोड्यूस एक्सियल फिलामेंट, प्रोड्यूस एक्सियल फिलामेंट, डिस्टल सेंट्रियोल प्रोड्यूस एक्सियल फिलामेंट। अगला स्टार एक्सियल फिलामेंट, अगला स्टार लिखा। नेक्स्ट, स्पाइरल लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, स्पाइरल लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, spiral layer of mitochondria is a Naban-Kahn sheet, Naban-Kahn sheet, which provide energy, which provide energy for, which provide energy for movement, which provide energy for movement, movement, full stop, which provide energy for movement, full stop। अगला स्टार, मिडिल पीस is called powerhouse of sperm, middle piece is called powerhouse of sperm। नेक्स्ट, अगला, अगला tail is the longest, tail is the longest, longest part, comma, tail is the longest part, comma, flagellated, flagellated, comma, help in a, help in a movement, help in a movement, help in a movement। डन है क्या?
कुछ तो बोलो, क्लियर है? मजा आ गया यार। अगले पे शिफ्ट हो। इधर आ मेरे बेटे, थोड़ा जोर से बात को सुन के बताना। अंडे में कौन सा सेल ऑर्गेनल नहीं है? सेंट्रियोल। एग्री कर रहा है? एक नॉलेज और दे दूं तेरे को, मेरा मन कर रहा है। स्पर्म में जो नहीं है वो ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट, दोनों स्पेशल। बॉक्स में बंद कर ले, लिख बढ़िया। सेल ऑर्गेनल एब्सेंट इन एग। पहले लिख सेल ऑर्गेनल एब्सेंट इन एग। सेल ऑर्गेनल एब्सेंट इन एग इज इक्वल टू सेंट्रियोल। अगला सेल ऑर्गेनल एब्सेंट इन सेल ऑर्गेनल एब्सेंट इन स्पर्म। absent in sperm is equal to ER, endoplasmic reticulum, ER, endoplasmic reticulum। डन? बस। तो हमने पढ़ा ये टॉपिक यहां तक का, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। सही है? वापिस एनसीईआरटी खोल, साथ साथ एक एक पैराग्राफ, जब भी मजा आए। सामने पूछो मुझसे, मैं खड़ा हूं, कोई लाइन नहीं आएगी, मैं दोबारा पढ़ के समझाऊंगा। आज कोई वर्ड का मीनिंग है। एनसीईआरटी खोलो, पेज पलटो वाला, गैमेटोजेनेसिस वाला पेज पलटो, 48 पेज, और फिर नई वाली में 32, और अब पेज पलट के पढ़ना चालू करो। हेड, न्यूक्लियस का ऊपर का पोर्शन जो है, यानी हेड का ऊपर का पोर्शन एक कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर होता है, उसे एक्रोसोम बोलते हैं। यही लाइन है। एंटीरियर पोर्शन इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कवरिंग तो होगी ना। पहला पैराग्राफ पढ़ा, उसके नीचे वाला पढ़ा, वो भी तुझे मिलेगा कि कहीं ना कहीं पढ़ा है बी सर ने। 200 to 300 मिलियन, 60 40 सब सेट कर रखा पूरा। पूरी एनसीईआरटी आ गई है कॉपी में, तो नोट कर, देख ले एक एक लाइन जल्दी। लाइव प्रूफ कि सर एनसीईआरटी से पेपर आया, तो ये भी और एक्स्ट्रा है तो कॉपी में आ ही रहा है। पढ़ लिया हो तो यस कर दो यार, टाइम किल नहीं हो कि सर हो गया एक पेज पूरा पढ़ा होगा। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म मिल गई होगी एनसीईआरटी की, उसके नीचे वाला पैराग्राफ भी डन। बंद कर दो अब एनसीईआरटी, रख दो बैग में। अब आगे बढ़ते हैं। एक बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक oogenesis, गैमेटोजेनेसिस में लास्ट 20 ईयर से क्वेश्चन आ रहा, रुका नहीं आज तक। आप चाहे चेक कर लेना कभी भी, अभी मैं पुराने सारे पेपर दिखवा दूं। सो अब स्टार्ट, ध्यान से सब लोग।
मैं शुरू करने जा रहा हूं, रेडी स्टार्ट। इधर देखना जो मैं बोल रहा हूं। अब oogenesis पढ़ा रहा हूं, बंद कर देना कॉपी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सुपर पढ़ाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। आपने नहीं पढ़ा ऐसा वादा, बहुत सारे पॉइंट है इसमें। शुरू कर रहा हूं, कॉपी एनसीईआरटी सब बंद कर दो, कुछ नहीं बनाना, मेरे से सुनना है पहले। स्टार्ट। ओवम फॉर्मेशन को oogenesis के नाम से बुलाया जाता है, जो ओवेरी में होता है लड़की की। या अब इसमें सबसे चमत्कारी बात यह है कि इट इज इनिशिएटेड इन एम्ब्रियो स्टेज। लड़की जब मां के पेट में होती तभी उसके अंदर oogenesis स्टार्ट हो जाता है, और उसकी जर्मिनल एपिथेलियम बार बार डिवीजन करती है, और डिवीजन करती जाती है। ओवेरी की जर्मिनल एपिथेलियम में प्रीमोडियल जर्म सेल्स होती है, जन्म से पहले वाली है इसलिए लगाया ये, और ये डिवीजन करना चालू कर देती है, धमाधम माइटोसिस डिवीजन। और इससे डिवीजन कर करके जो प्रोड्यूस करती है उनका नाम ओगोनिया के नाम से बुलाया जाता है। अब आएगा मजा, डिवीजन का नाम कोई पूछ ले तो माइटोसिस लगाना पड़ेगा, माइटोसिस डिवीजन होता है, और ये शायद मल्टीप्लिकेशन फेज, और रिजल्ट आया ओगोनिया। यानी एक बात पर सहमत बना आज मेरे साथ, लड़की में मल्टीप्लिकेशन फेज अकर इन एम्ब्रियो स्टेज, नो मोर oogonia एडेड आफ्टर बर्थ। एक लड़की के पैदा होने के बाद सिंगल oogonia नहीं बना सकता उसका ओवेरी, वादा। या यानी एक शानदार लाइन बता रहा हूं जो आप सुनेंगे, नो मोर oogonia एडेड आफ्टर बर्थ, नो मोर oogonia फॉर्म्ड इन ओवेरी। जो oogonia जन्म से बन गए सो बन गए। A couple of million oogonia produced। एक ओवेरी में 20-20 लाख oogonia बनती है, पर जन्म से पहले, पैदा होने के बाद नहीं। साफ बात, 18 साल की लड़की के सारे oogonia निकाल दिया जाए ओवेरी के, और 18 साल के लड़के के टेस्टिस के सारे स्पर्म निकाल दिया जाए। आने वाले 5 दिन बाद लड़की में 0 एग और लड़के में दोबारा स्पर्म, बिकॉज स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट इन प्यूबर्टी एंड कंटिन्यू इन ओल्ड एज। नहीं आ रहा है? लड़के में जर्मिनल एपिथेलियम जिंदगी भर काम करती है, और वो लड़के की जर्मिनल एपिथेलियम प्यूबर्टी पे चालू होती है। 18 साल के लड़के के सारे स्पर्म हटा दिया जाए, मार दिया जाए, फिर आने वाले 5 दिन बाद नए स्पर्म मिलेंगे। लेकिन लड़की में ऐसा नहीं होगा, वो वही oogonia से काम चला रहा है जो कि जन्म के समय। एग्री? स्टेटमेंट बिल्कुल शानदार, बार बार इंडिविजुअल बन के आ गया, याद होना चाहिए। कपल ऑफ मिलियन oogonia, 20-20 लाख oogonia उसके एक ओवेरी में बन जाती है यार, ये लीजिए। मल्टीप्लीकेशन फेज हो गई। अब इनमें से कुछ oogonia को खाना मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है, एनलार्ज होती है, कुछ होती है, बाकी नहीं, सबको खाना नहीं दे सकते, और उस न्यूट्रिएंट्स का नाम योक होता है। योक, न्यूट्रिएंट ऑफ एग। बहुत अच्छा देखना तो मुर्गी के अंडे में, मुर्गी का अंडा फोड़ा और जैसे नीचे गिरा हुआ येलो, योक। समझ में नहीं आ रहा है? ह्यूमन के एग में इतना नहीं, हम बात कर रहे हैं। या योक किसे कहते हैं? योक न्यूट्रिएंट्स ऑफ एग को बोला जाता है। योक लीवर में बनता है, योक में फॉस्फोलिपिड लबालब होता है, योक में कार्बोहाइड्रेट मिनिमम है। योक, और वो योक इसी स्टेज में भरा जाएगा। अंडे में साइटोप्लाज्म भर रहा है, बल्क ऑफ साइटोप्लाज्म, योक भर रहा है, और फूल की इतनी बड़ी बॉल हो गई। एंड नाउ दिस बॉल इज कॉल्ड, एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड द ग्रोथ फेज। डिवीजन कौन सा है? नो डिवीजन सर, साफ बात है सर, कोई डिवीजन नहीं होगा। ग्रोथ फेज में ओनली ग्रोथ होगी ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड योक। न्यूट्रिएंट्स और साइटोप्लाज्म भर जाएंगे अंडे में, और वो फूल के बड़ी हो जाएगी, और उस बड़े हुए अंडे का नाम अब प्राइमरी oocyte होगा। सबको नहीं मिलेगा, करीब 5 लाख प्राइमरी oocyte बनाएगी एक लड़की, दोनों ओवेरी में मिला के। या समझ में आ रहा है? नो मोर oogonia एडेड, नो मोर oogonia formed after birth, couple of million oogonia produced in embryo stage, oogenesis start in embryo stage, no multiplication phase after birth। 5 लाख प्राइमरी oocyte बनेगी, और वो भी एम्ब्रियो स्टेज में। बात से सहमत है? नहीं है? बिल्कुल स्टोरी की तरह पूरा याद करता चलना, और ये तैयार प्राइमरी oocyte बनकर रेडी होगी। 5 लाख के आसपास प्राइमरी oocyte बनेगी। सुपर। अब अगली बात, अब इसमें योग भर गया है, स्टार्ट। अब ये प्राइमरी oocyte बोली, मैं मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट करूंगी। मैंने कहा करो यार, स्टार्ट स्टूडेंट, दिस वन इज कॉल्ड स्टार्ट मियोसिस फर्स्ट। ये मेरे बेटा जोरदार लाइन, या ये मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट करेगी, पर स्टूडेंट ये प्रोफेज स्टेज पर रुक जाएगा। दोबारा सुन, सेल डिवीजन में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तब जाके सेल डिवीजन पूरा।
पर जैसे प्रोफेज स्टेज आई डिवीजन रुक गया। सर जी क्यों रुक गया? चाइल्ड बर्थ अकर, लड़की का जन्म हो जाएगा और चाइल्ड बर्थ हो गया स्टूडेंट, और बर्थ होने की वजह से डिवीजन वही हाल्टेड हो गया। सो यू कैन से द स्टार्ट मियोसिस फर्स्ट बट स्टॉप, हाँ या ना? और ये रुक गया, अब आगे डिवीजन नहीं होगा। मेरी बात को सहमत करना बिल्कुल नहीं होगा। ये रुक गया, ये लाइन खींच दो, लाइन खींचते बोल दो इन एम्ब्रियो स्टेज। अरे यार एम्ब्रियो स्टेज, यहां पर एम्ब्रियो स्टेज है स्टूडेंट, ये सारा कार्यक्रम एम्ब्रियो स्टेज में हुआ है लड़की की। आगे और पढ़ाने दो यार, मजा आएगा। स्टार्ट, यानी आज एक लाइन बोलो, एट द टाइम ऑफ बर्थ एग इज इन प्राइमरी oocyte स्टेज। जब जन्म होता है तो लड़की की दोनों ओवेरी में प्राइमरी oocyte होती है, हाँ या ना? क्या ये सही है? मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट बिफोर बर्थ। श्योर? मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट बिफोर बर्थ? यस। डबल स्टार एट द टाइम ऑफ बर्थ एग इज इन प्राइमरी oocyte स्टेज। 5 लाख प्राइमरी फॉलिकल लेकर पैदा होती है गर्ल। जी हां, दोनों ओवेरी में मिला के। अब इसका फर्दर डेवलपमेंट प्यूबर्टी स्टेज पर आएगा। जब लड़की 12 साल की एज के आसपास आती है तब उसमें फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। जन्म से लेकर 12 साल तक ऐसी कैसे प्राइमरी फॉलिकल पड़ी रहती है दोनों ओवेरी में मिला के, जरा सा भी चेंज नहीं आता। हाँ, ये बात जरूर सहमत हूं मैं आपसे, हार्मोन ना होने के कारण जन्म से लेकर प्यूबर्टी तक मेनी फॉलिकल डीजनरेट, मर जाती है। हाँ, मर जाएंगी बहुत सारी फॉलिकल, उनको हार्मोन चाहिए था जो नहीं मिला, और वो मरती जाएंगी। फॉलिकल का मरना एट्रेशिया के नाम से पुकारा जाता है, और ऐसी फॉलिकल एट्रेटिक फॉलिकल कहलाती है जो मरती जाती है। या इसका अंदाजा और पता कैसे चला? ऐसे चला, जब लड़की 12 साल की हुई प्यूबर्टी स्टेज तो उसकी एक ओवेरी में 60,000 से 80,000 फॉलिकल बची। एक ओवेरी में 60,000 से 80,000, 75 इधर मान 75 इधर मान, 1.5 लाख फॉलिकल रिमेन लेफ्ट, जो भी बोलना है बोल। यानी जन्म हुआ था जब 5 लाख लेके पैदा हुई थी, 12 साल आते आते 1.5 लाख, 3.5 लाख फॉलिकल मर गई। अरे यार, इट मीन्स एट्रेशिया होता है, नहीं होता तो 12 साल में भी 5 लाख ही रखती। एग्री? बहुत आराम से सुनते हुए एक एक स्टोरी की तरह, कहीं कोई नंबर के साथ नहीं पढ़ाता टीचर, मैं सिर्फ एनसीईआरटी पूरा सीक्वेंस में बता रहा हूं। जब बनाने लगे तो कपल ऑफ मिलियन गोनिया 20 लाख बना ली, हाँ या ना? जब जन्म हुआ तो 5 लाख पे गाड़ी, और जब प्यूबर्टी आई तो 1.5 लाख पर गाड़ी, 80,000 एक में। एनसीईआरटी ने तो यही कही है, 60,000 से 80,000, हाँ या ना? हर महीने फॉलिकल का डेवलपमेंट चालू होता है, हर महीने एक फॉलिकल डेवलप होती है। रेडी कर, या ऐसे करते करते, और फॉलिकल का मरना लगातार चालू रहता है, और 48 से 50 साल आने पर फीमेल में 0 फॉलिकल है, एक भी फॉलिकल नहीं बचती यार उसमें, 0 फॉलिकल, और अब कोई फॉलिकल डेवलपमेंट। सो दिस इज कॉल्ड द मेनोपॉज। हाँ या ना? 12 साल में पहली बार फॉलिकल डेवलपमेंट चालू होता है, इसलिए पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। दिस इज कॉल्ड मेनार्क। और 48 साल आते आते 0 फॉलिकल रह गई, एक भी नहीं बची। अब फॉलिकल डेवलपमेंट नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा तो मेनोपॉज। यानी एक लड़की की रिप्रोडक्टिव साइकिल 12 से 48 साल के बीच, 12 से पहले रिप्रोडक्शन चालू नहीं होगा, 48 के बाद नहीं होगा। सो oogenesis 48 साल तक होगा, जबकि 55 साल की उम्र में एक मेल स्पर्म बना लेगा और एक फीमेल ओवा नहीं बनाएगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सुपर, एक एक लाइन पढ़ना है। यानी एक फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल 12 से 48 यानी 36 ईयर्स, है ना? फॉलिकल का मरना लगातार चालू है, 48 साल उम्र आते तो 0 फॉलिकल रह जाएगी उसमें, और 36 ईयर्स तक उसको फॉलिकल डेवलपमेंट करना है। दैट्स ऑल। हर महीने एक अंडा डेवलप करती है, एक साल में 12 एग रिलीज हुए, 36 ईयर्स उसके पास दिए भगवान ने, लगभग 400 एग रिलीज करती अपनी लाइफ में। एग्री? यह सब कैलकुलेशन के साथ पूरा कॉन्फिडेंटली पढ़ोगे तो मजा आएगा। स्टार्ट।
कपल ऑफ मिलियन ओगोनिया प्रोड्यूस, जन्म के समय 5 लाख, प्यूबर्टी पे 60,000 से 80,000 यानी 1.5 लाख, और 48 साल में 0, और हर महीने एक एग डेवलप, हर महीने एक एग डेवलप होता है। एक महीने इस ओवेरी से, अगले महीने इस ओवेरी से, अगले महीने इस ओवेरी से, अगले महीने इस ओवेरी से, ऐसे करके डेवलप। एक ओवेरी 6 अंडे रिलीज करती है साल में, दोनों मिला के अगर 12 अंडे रिलीज करती है। लाइफ में 36 से 37 साल की उम्र होती है रिप्रोडक्शन की, मल्टीप्लाई करके अप्रॉक्स 400 एग रिलीज करती है एक फीमेल अपने जीवन में। नहीं आया समझ? टफ है लेकिन मजेदार याद कराया। श्योर? मैं आपके बैच में क्वेश्चन देता हूं। 44 इयर्स में कोई फीमेल प्रेग्नेंट हुई है और उसके बेबी, डॉक्टर ये बाकी बात या साइंस ये कहती है कि चांसेस ऑफ डिफेक्ट इन ग्रोइंग बेबी मोर हाई। वाई? 45 साल की उम्र में कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो डॉक्टर ये कहता है कि बच्चे, मतलब साइंस का ये कैलकुलेशन आया, रेशो आया कि बच्चे में डिफेक्ट के चांसेस ज्यादा आते, बीमारी लेकर आता हो बच्चा जन्म से। इसका रीजन पूछ रहा है साइंस। ये अगर नीट में आ गया ना, होगा नहीं, क्योंकि ये बहुत समय पहले 12-15 साल पहले का आया हुआ क्वेश्चन है और उसके बाद आया भी नहीं। पर मैं तो चाहता हूं ऐसे क्वेश्चन कराऊं आपके बैच में। हमने एक थीम बना रखी है, ना तो टीम डिफर करेंगे और ना लेक्चर डिफर करेंगे, बैच कोई सा भी हो। आपको हमारे अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा। आप ये मत समझना सर ये और वो, हम तो सारे बैच में वही मैटर पढ़ाएंगे। मेरी एक थ्योरी है जो मैं आपको बता, आपके बैच में 10-12 बहुत सुपर दुपर बच्चे बैठे हुए, उनको पढ़ाना है मुझे। बाकी बच्चों के चक्कर में उनका माल मसाला कम थोड़ी करूंगा। उनमें तो ग्रैस्पिंग पावर बहुत अच्छी है, तो उनके ऐसे थोड़ी कि नहीं सर बहुत सिंपल, बाकी हटा दो, बाकी हटा दो। क्यों हटा दो? सारी उंगलियों में चांदी की अंगूठी पहनने से इज्जत नहीं बनती, एक उंगली में हीरे की अंगूठी है, इज्जत ज्यादा है। सारे बच्चों के हिसाब से नहीं, वो 10-12 जो जोरदार बच्चे बैठे उनके हिसाब से। तो पढ़ाना सारा मैटर है। अब ये लाइन, ये क्वेश्चन में उड़ा भी सकता था, एसआरजी बैच है उसमें कराओ, कोई एसआर कुछ नहीं, सब एसआरजी हो, इतना मारो कि सब बन जाए एसआरजी। और क्या, सीधी सी बात है। तो बढ़िया तबीयत से पढ़ाना है और जान से, और सब बढ़िया, आपको समझ में भी अच्छा आ रहा है और याद हो रहा है। सिस्टमेटिक क्लास चल रही 4, बिल्कुल नोट्स बनाना है प्रॉपर, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है। मंजिल वहां जो नीट के वो ऐसे नहीं मिलती है यार। तो जैसे कहते हैं ना कि मंदिर भगवान ऊपर रहता है, सीढ़ियां चढ़ के पहुंचना पड़ेगा। तू सोचे ये गया 10वीं सीढ़ी, अगली वहां, और थक गया तो बीच में मैं तो जा रहा हूं, मेरे से नहीं हो रहा, तो फिर दर्शन नहीं मिलेंगे। ये तो वही यार, कॉलेज वहीं है ऊपर, वैष्णो देवी की चढ़ाई जो करते हैं, या जो लोग जाते हैं सीढ़ियां चढ़ के जा रहे हैं, चढ़ के जा रहे हैं। अब हमें मोटिवेशन नहीं, हम तो थक गए लो 10 सीढ़ी के बाद। तो अभी 2 महीने बाद आप में से कई होंगे जो बैठ चुके होंगे, नहीं करने मेरे तो दर्शन, मैं तो जा रहा हूं। ये एक्टिवनेस रखनी पड़ेगी। और मैं केवल 4 क्लास अटैक, रेगुलर क्लास, और बस केवल हेल्थ इश्यू ऐसा है जिसमें क्लास छूटनी चाहिए, बाकी कभी नहीं। क्लास अटेंड करो, इतना सुपर बढ़िया पढ़ा के याद करा के देंगे। अभी तो पहला चैप्टर है मेरा, अभी से डर रहे हो, स्टार्ट शुरू करो, जल्दी बताओ। आप कहोगे तो अगला पढ़ाऊंगा, पर पहला तो अब ये पढ़ा के रहूंगा चाहे कुछ भी हो। जो स्टार्ट, एक बार में बताओ, मजा आना चाहिए इस क्वेश्चन में। 44 इयर्स में एक प्रेग्नेंट लेडी आई, डॉक्टर साइंस कहती है कि बेबी के डिफेक्ट होने के चांसेस बढ़ गए। क्यों? क्या बोला? कुछ बोल, हिम्मत कर। फॉलिकल क्यों नहीं हुआ होगा? फॉलिकल डेवलपमेंट सही से क्यों नहीं हुआ होगा? जवाब बता, ऐसे क्या आ गया है? क्या बोल तो सही। नहीं ऐसे क्यों नहीं मिला होगा यार? वही यूट्रस, वही माँ के पास वही है, न्यूट्रिशन यूट्रस देता है, माँ के पास वही है। ऐसा नहीं होता, छोड़ो। है फॉलिकल डेवलपमेंट, एक लाइन में जवाब है बस, जो तूने कॉन्सेप्ट में तो बोल दिया, एक लाइन का जवाब है, उस साइड बिकम ओल्डर। 44 साल पुराना अंडा है वो, स्पर्म जो है, स्पर्म, वो स्पर्म न्यू फ्रेश बनता है हमेशा। लेकिन फीमेल का वो है कि बिकॉज एक ही लाइन पे जवाब है, नो मोर उगोनिया एडेड। नहीं आई बात समझ?
लंबे समय से जो ये फॉलिकल रखा हुआ वाली, उसका आंसर ये गया था बिकॉज oocyte बिकम ओल्डर। वो इस क्वेश्चन से बनाया था, नो मोर oogonia एडेड आफ्टर बर्थ। इसलिए बच्चों में लेट एज में अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती तो चांसेस ज्यादा होती, प्रोबेबिलिटी ज्यादा डिफेक्ट आने की। उसका रीजन बताया। टफ हो गया यार थोड़ा। रेडी है मामला बाबू? स्टार्ट करेंगे, आगे और बढ़ेंगे। शानदार। ये हमारे पास यहां तक का रेडी। हाँ साहब, तो अब लड़की में 12 साल की उम्र आती है, प्यूबर्टी स्टेज आती है, और प्यूबर्टी स्टेज में फॉलिकल डेवलपमेंट दोबारा स्टार्ट होएगा। अब जो प्राइमरी फॉलिकल रुकी हुई थी, सॉरी प्राइमरी oocyte मियोसिस फर्स्ट रुका हुआ था, वो कंप्लीट होगा। इस ओवेरी की कोई 3-4 प्राइमरी oocyte आएंगे, उनमें मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा। ध्यान रखना, एक महीने इस ओवेरी में, अगले महीने इसमें। और ये कार्यक्रम होगा FSH हार्मोन के आने से। FSH हार्मोन है जो फॉलिकल का स्टिमुलेट करता है। चालू करो डेवलपमेंट, चालू करो, तभी तो उसका पूरा नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और FSH आएगा प्यूबर्टी पे 12 साल में। और जैसे आया उसने मियोसिस फर्स्ट पूरा करवाया। मियोसिस फर्स्ट पूरा हुआ, मैंने कहा वाह मियोसिस फर्स्ट पूरा हुआ। ये आपको याद है, स्टार्ट मियोसिस फर्स्ट बट स्टॉप। और ये मियोसिस फर्स्ट पूरा होगा बट हैप्लॉइड सेल बनेगी। पर ये नया नाटक हो गया, अनइक्वल। कल पढ़ी थी तो 2 इक्वल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मैंने कहा वही बनाओ, आपने कहा नहीं बनेगी। अब की बार बिल्कुल इसके इक्वल साइज की, तो ये बन गई सेकेंडरी oocyte, पर साइड में एक बुलबुले जैसी स्ट्रक्चर निकली। और मैंने कहा ये क्या नाटक है? या दिस वन, एक बल्बस स्ट्रक्चर, एक बुलबुले जैसी छोटी सी स्ट्रक्चर निकली। नाम रखना पड़ेगा फर्स्ट पोलर बॉडी, दिस इज कॉल्ड। और मैंने कहा यार हैप्लॉइड, बिल्कुल छोटी सी स्ट्रक्चर हैप्लॉइड। और ये हमारे में तो इसका फ्यूचर भी पता है, ये मर जाएगी थोड़ी देर के अंदर ही, बुलबुले की तरह फूलेगी फिर फट जाएगी, खत्म। बाकी में डिवाइड भी होती है, पर हमारे में नहीं होती, ह्यूमन फीमेल में। तो मेरा दिमाग इस बात पे खराब हो रहा है कि सेकेंडरी oocyte, फिर ये आई क्यों अगर इसको मरना था तो? दूसरा मेरा क्वेश्चन है, मरी क्यों? वहां भी तो बने थे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, 2 बना देते। 3-4 क्वेश्चन दिमाग में आ रहे। आओ सबके जवाब लेते। क्वेश्चन नंबर 1, सर जी ये आई क्यों? बेटा ये आधे क्रोमोसोम लेकर अलग हो गई। बेटा ये नहीं बनती तो ये 2n, तो फिर ये 2n, फिर तो बैठता ही नहीं मामला। बेटा इसको हैप्लॉइड करने आई। फर्स्ट पोलर बॉडी तेरा सिग्निफिकेंट रोल, सेकेंडरी oocyte को हैप्लॉइड करना। आधे क्रोमोसोम लेकर आओगे तो फिर तो डीजनरेट क्यों हो गई, मर क्यों गई भैया? खाना नहीं मिला। साइटोप्लाज्म सारा सेल ऑर्गेनल, सॉरी साइटोप्लाज्म न्यूट्रिएंट सब ये लेके बैठ गया, इसको दिया ही नहीं। एग्री? क्यों नहीं दिया यार? कल की तरह बराबर बना लेते। 2 सेकेंडरी oocyte, फिर 2 इस पर। सर जी 4 एग बनते तो क्या हो जाता? सर जी न्यूट्रिएंट 4 में बढ़ता, किसी को भी सफिशिएंट नहीं होता। नहीं आ रहा समझ? इसलिए सारा न्यूट्रिएंट एक ही में भरेंगे। अब एग्री कर रहे हो? फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई, एग्री कर रहे हो? सेकेंडरी oocyte बन गया, ओवेरी में बन रहा है सेकेंडरी oocyte। प्यूबर्टी स्टेज चल रही है लड़की की, किसी 1 महीने एक ओवेरी में कार्यक्रम चल रहा है, उसमें मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ है, फर्स्ट पोलर बॉडी बनी है, सेकेंडरी oocyte बना है। सेकेंडरी oocyte कंटेन रिच या बल्क ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूट्रिएंट। अब सेकेंडरी oocyte बोला हाँ मैं स्टार्ट करूं जरा मियोसिस सेकंड। हाँ करो करो स्टार्ट मियोसिस सेकंड मेरे बेटा। बट स्टॉप, ये भी रुक गया मेटाफेज स्टेज पर। सर जी क्यों? और ये ओवेरी से एग रिलीज हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ाई है, ओवेरी से एग निकल के बाहर आ गया है। दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन डबल स्टार लगा के बोल, एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन एग इज इन सेकेंडरी oocyte। अरे यार, एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन एग इज इन, दिल से बता, आज के बाद गलत मत कर देना। फैलोपियन ट्यूब में सेकेंडरी oocyte गया, ओवम नहीं, सेकेंडरी oocyte गया। फैलोपियन ट्यूब में फिम्बरी ने जिसे लिया वो कौन था? क्या ये मियोसिस सेकंड स्टार्ट कर चुका है? सोच के बताना। मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट बिफोर बर्थ। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट इन ओवेरी। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट बिफोर ओव्यूलेशन। Meiosis first complete before ovulation.
meiosis second start before ovulation. हाँ या ना? सब नीट के PYQ है जो टिप्स पर चाहिए. एक बार और समझ में आ रहा है? दोबारा बोलना था मुझे, दोबारा बोलना था. मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट करा लेकिन वो रुक गया और लड़की का जन्म हो गया. फर्दर डेवलपमेंट प्यूबर्टी पर होगा. प्यूबर्टी पर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ. फर्स्ट पोलर बॉडी और एक बड़ी बॉल बनी. सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte ने मियोसिस सेकेंडरी स्टार्ट करा पर वो भी पूरा नहीं हुआ, रुक गया और ओवेरी से अंडा कूद के बाहर आ गया. इसे ओव्यूलेशन बोला. ओव्यूलेशन के समय एग सेकेंडरी oocyte स्टेज में था जिसमें मियोसिस सेकेंड चालू हो चुका था. ये गया फैलोपियन ट्यूब में. फैलोपियन ट्यूब ये रही, वहां ये पहुंचा, इंतजार करा स्पर्म का. जैसे स्पर्म आया स्टूडेंट इसमें एंटर करेगा. फर्टिलाइजेशन का समय होगा यानी मेरे बेटा कब होगा ये पूरा? आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म. स्पर्म की एंट्री होती है, वाह भाई वाह. आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म तब मियोसिस सेकंड पूरा होगा. मियोसिस सेकंड पूरा होते ही वापस एक बॉल निकलेगी छोटी. नाम सेकंड पोलर बॉडी. नाम सेकंड पोलर बॉडी और बन जाएगी एक बॉल और नाम ओवम. अब बना ओवम यानी एक डबल स्टार. ओवम फैलोपियन ट्यूब में बनता है. नहीं आया? oogenesis start in embryo stage. oogenesis complete in fallopian tube. हाँ या ना? One primary oocyte produce one ovum. One primary spermatocyte produce 4 sperm. 100 sperm बनाने के लिए 25 primary spermatocyte. 100 ovum बनाने के लिए 100 primary oocyte. जोरदार. और ये तैयार. रेडी? फैलोपियन ट्यूब में अगर स्पर्म आ गया और स्पर्म अंडे के अंदर चला गया, उसके बाद आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा. तब सेकंड पोलर बॉडी बाहर आएगी और oogenesis इनिशिएट होगा. यानी फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज इन ओवेरी. फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज इन ओवेरी. सेकंड पोलर बॉडी रिलीज इन फैलोपियन ट्यूब. oogenesis पढ़ा है सब. हाँ या ना? कंफर्म? चलो कोई भी क्वेश्चन है अभी पूछता हूं. एक बार रिवाइज करो. 1 2 3 स्टार्ट. एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन एग इज इन. नीड गिनता जा. एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन एग इज इन. अरे सेकेंडरी oocyte. एट द टाइम ऑफ बर्थ एग इज इन. मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट बिफोर बर्थ. मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट बिफोर ओव्यूलेशन. मियोसिस सेकेंड स्टार्ट बिफोर ओव्यूलेशन. Meiosis second complete in fallopian tube. Second polar body release in fallopian tube. First polar body release in ovary. First polar body release before ovulation. जोरदार. समझ में आया नहीं आया? पूरा तैयार. हाँ या ना? चलिए oogenesis टॉपिक डाल और इसको बना. लास्ट में नहीं होता. लास्ट में नहीं होता. यहां तक तो सब चल रहा है. मियोसिस सेकंड जो होगा वो तो होगा ना. सेकेंड पोलर बॉडी बनी ना. सेकेंडरी oocyte से या तो 2 ओवम बनाते. 2 ओवम बनाते फिर तो मतलब ही नहीं था. न्यूट्रिएंट्स डिवाइड कर दिया आपने सारे. मियोसिस प्रोफेज 1 मैं अभी लिखा दूंगा थ्योरी में, यहां मत लिखो.
हाल्टेड है, स्टॉप नहीं, हाल्टेड, रुका हुआ है, जम गया। सेल्स कहां बनी? वहीं रुक गया जहां पे थी। प्राइमरी यूसाइटी बनी रही, उसका पूरा नहीं हुआ डिवीजन। अब प्यूबर्टी आएगी तब बीच में रुका, पूरा होगा। बनाया साहब? समझ में आया? चार उगोनिया मतलब नहीं, सभी नहीं कन्वर्ट होंगी ये। हाँ, इनमें से तो एक ही दिखाई है मैंने, ऐसे तो मैं नहीं होंगी उनमें से कुछ। सम उगोनिया बिकम लार्ज। थ्योरी करें चालू? नहीं बना? बना लो आराम से। इंटरफेज हुई, इंटरफेज के बाद प्रोफेज, मेटाफेज जैसा आता, तो प्रोफेज आते वहीं रुक गया क्योंकि बर्थ हो गया। कई 90% केस में प्रोफेज में रुकता है, अब बर्थ हो जाएगा ना, इसलिए अगले वाले में मेटाफेज में रुकता है। एफएसएच करें थ्योरी चालू? क्या अभी टाइम लगेगा? मजेदार, याद है? oogenesis का समझ में आया कुछ? वाह मस्त है यार। oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस रिवाइज करते हैं एक बार और। अब है ना, बिल्कुल पहले बना लो शांति से, जिनका एक दो का नहीं बना वो बनाते जाना, बाकी लोग बिल्कुल ये हो सके तो आंख ही बंद कर लेना और सुनना, मैं पूरी स्टोरी सुना रहा हूं। मजा नहीं आएगा, लिखेंगे नहीं जब तक याद नहीं हो, ये टफ है पर स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। oogenesis is initiated in embryo stage in ovary या many more oogonia produced in embryo stage, no more oogonia added and formed after birth, a couple of million oogonia produced in ovary in embryo stage. Now some oogonia become enlarged due to deposition of cytoplasm and yolk nutrients. Now they are called primary oocyte. Approx 4 to 5 lakh primary oocyte are produced. Yolk is a nutrient of egg. It is formed in the liver. It contains phospholipid in rich amount. Now primary oocyte start meiosis first division, but it is stop at prophase stage and girl birth occur. So at the time of birth, egg is in primary oocyte stage. Meiosis first start before birth. Now further development start at puberty. From birth to puberty, many follicle degenerate. These are called atretic follicle. This process is called atresia. Now at puberty, meiosis first complete in primary oocyte and it is unequal. So one large secondary oocyte and one small haploid first polar body produced. Secondary oocyte contain rich in cytoplasm, या bulk of cytoplasm and nutrients. Now secondary oocyte start meiosis second division, but it is also stop at metaphase stage and egg is released from ovary. This is called ovulation. So at the time of ovulation, egg is in secondary oocyte stage and this secondary oocyte enter into the fallopian tube. When during fertilization, after entry of sperm, meiosis second complete in the secondary oocyte. Due to this, haploid small second polar body and one large ovum form. So oogenesis complete in fallopian tube. One primary oocyte produce one ovum. समझ में आया नहीं है? मेहनत हुई है डबल ट्रिपल, लेकिन बढ़िया याद। श्योर? सारे याद में। अब लिखते हैं, स्टार्ट लगा के लिख। oogenesis is a
oogenesis is initiated in a embryo stage. Full stop. अगला स्टार, a couple of million oogonia. ब्रैकेट में गैमेट मदर सेल उगोनिया का एक और नाम गैमेट मदर सेल ब्रैकेट क्लॉज couple of million oogonia ब्रैकेट में गैमेट मदर सेल are formed within each fetal ovary. fetal मतलब embryo, fetal ovary, within each fetal ovary. full stop. No, अगला स्टार, no more. अगला स्टार, no more oogonia are formed and added after birth. full stop. Next. full stop. Next. many oogonia become enlarged due to deposition of cytoplasm and nutrients. Full stop. They are called primary oocyte. Full stop. अगला स्टार, nutrients of egg is called yolk. It is formed in the liver. Full stop. It is rich in phospholipid. Full stop. हाँ जी, जो आज पढ़ा है समझ में आया नहीं आया? कंफर्म? इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करें. ओके, थैंक यू.